सुबह से क्या लिख रही हो सपना? हमें भी तो बताओ। एकाएक पति राजवीर की पीछे से आवाज सुनकर सपना चौंक गई थी। उसने लिखना बंद किया और पीछे देखा। आप कब आए? उद्धरण चिन्ह। मनमोहने वाली मुस्कान सपना के चेहरे पर छलक उठी थी। कल जब ऑफिस से अचानक छुट्टी मिली तो जल्दी आया और जतन महाराज से सुना कि आपकी तबीयत खराब है। दोपहर को आपने खिचड़ी खाई और शाम को दूध पी के सो गई, तो मैंने जगाना तुम्हें उचित नहीं समझा। आज सुबह मुझे जल्दी निकलना था, फिर तुमसे मुलाकात नहीं हुई। अब तुम ये बताओ कि तुम्हें हुआ क्या था? उद्धरण चिन्ह। सपना थोड़ी पास खिसक कर राजवीर के कंधे पर सिर रखकर बैठी रही चुपचाप। ये थी मिसेज सपना सिंह, यानी श्री राजवीर सिंह आईपीएस की पत्नी। वैसे यह मकान सोहनलाल राणा और उनकी पत्नी पवित्री देवी का है। नौकरी से अवकाश प्राप्त करने के बाद शहर की भीड़भाड़ और वायु प्रदूषण से बचने के लिए उन्होंने ओपगंज के बाहरी छोर पर एक बढ़िया सा मकान देखा और खरीद लिया। मकान था श्री श्यामलाल गुप्ता का, जो किसी जमाने में रेंजर रहे और बतौर फॉरेस्ट रेंजर ही रिटायर हुए। सोहनलाल जी और उनकी पत्नी पवित्री देवी जब यह मकान देखने गए तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि मकान बिल्कुल बढ़िया फर्नीचर से सजा था और आगे पीछे अच्छी जमीन और बगीचा से सजा था, परंतु उस हिसाब से श्यामलाल गुप्ता ने बहुत कम कीमत लगाई थी। सोहनलाल जी राणा बहुत स्पष्ट वक्ता और मितभाषी थे। उन्होंने गुप्ता जी से सीधे ही पूछ लिया, इतना सजा सजाया मकान, कीमत इतनी कम क्यों ली गुप्ता जी आपने? गुप्ता जी थोड़ा मायूस होकर धीमी आवाज में बोले थे कि साहब, यह मकान तो मैंने अपनी बिटिया को देने के लिए बनवाया था। बिटिया तो रही नहीं, अब इसमें मेरा मन नहीं लगता, इसलिए जो कीमत आपने दी उसी को मैंने स्वीकार कर लिया। सोहनलाल जी को लगा कि आगे बात बढ़ाना यानी गुप्ता जी के घावों को कुरेदना हो जाएगा, इसलिए उन्होंने बात नहीं बढ़ाई और बात यूं आई गई हो गई। सोहनलाल जी की भी एक ही बिटिया थी, इकलौती संतान सपना। पढ़ाई लिखाई खत्म होने पर अच्छा सा एक घराना देखकर, आईपीएस लड़का देखकर उन्होंने बिटिया की शादी कर दी। परिस्थिति ऐसी हुई कि सपना की शादी के 2 साल बाद ही उसके सास ससुर का कार दुर्घटना में देहावसान हो गया। राजवीर सिंह भी अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। वहां सपना और राजवीर सिंह भी अकेले हो गए। राजवीर सिंह का परिवार भी समृद्ध था, नौकर चाकर, बड़ा सा मकान, कमी कुछ नहीं थी। दिन गुजरते रहे। इधर सोहनलाल जी को अपनी रिश्तेदारी में कहीं शादी में जाना था, तो उन्होंने बिटिया दामाद को एक बात सुझाई और अपने दामाद से यह कहा, देखो बेटा, जब भी ड्यूटी पर जाना होता है तुम्हें। सपना कई दिनों तक अकेली रहती थी। जब तुम्हारे माता पिता रहते थे तो बहुत बड़ा सहारा था सपना का। अब वह नहीं रहे तो सपना निपट अकेली ही रह जाएगी। तो मेरी विनती है कि तुम उस मकान को किराए पर चढ़ाकर यहीं आ जाओ ना, अपना सामान लेकर, हम लोगों के साथ रहने के लिए। हमारी सारी संपत्ति तो सपना की ही है, तो हमारे जाने के बाद तो इसकी वारिस सपना ही है। सपना को भी हमारा सहारा हो जाएगा और हम दोनों को भी बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा हो जाएगा। बेटा, मेरी बातें विचार करके देखना और सपना से मशवरा करके मुझे बताना। उद्धरण चिन्ह। इस तरह राजवीर और सपना अपना पूरा सामान लेकर यहाँ आ गए। सोहनलाल जी के बड़े से मकान में राणा साहब के पुराने नौकर तो थे ही, जतन महाराज बरसों से खाना बनाते थे। सोहनलाल जी के घर एक माली भैया भी बहुत पुराने थे। घर की देखभाल और ऊपर का काम करने के लिए 3 नौकर और थे। ये सारे नौकर पीछे आउट हाउस में ही रहते थे। अब परिस्थिति ऐसी बनी कि सोहनलाल जी और उनकी पत्नी पवित्री निश्चिंत होकर बेटी दामाद और नौकरों के सहारे घर रखकर रिश्तेदारी में 15 दिन के लिए निकल गए। घर के दामाद राजवीर सिंह जी 3 दिनों के लिए बाहर टूर पर गए थे।
सपना ने घर में काम करने वाली बाई और सुषमा दीदी को अपने कमरे में सुला लिया। कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई। दूसरे दिन सुबह उठकर सपना ने देखा कि बाई और सुषमा दीदी तो चुपचाप उठकर सुबह सुबह कमरे के बाहर निकल गई थी और काम धंधे में लग गई थी। सपना जब तैयार होकर बाहर निकली तो रसोई घर में रतन महाराज के पास से आलू के पराठे की खुशबू आ रही थी। अब आलू पराठे बनने में थोड़ा तो देर लगेगा, तो सपना पीछे के बगीचे को देखने के लिए निकल गई। माली भैया ने खूब अच्छा बगीचा तैयार किया था। एक कोने में सब्जियां लग रही थी, दूसरे कोने में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, जो पुराने मालिक मकान ने शायद बैठने के लिए सीमेंट से बंधवा दिया था। आश्चर्य की बात लगी सपना को। अर्धचंद्राकार रूप में पीपल के काफी ऊंचे तने तक गुप्ता जी ने बंधवा दिया था। उसके बाद करीब 1 फुट जगह खाली थी। दोबारा उन्होंने उतनी ही जगह एक अर्धचंद्राकार और बनवाया। पीपल के पेड़ के नीचे 2 अर्धचंद्राकार की जरूरत क्या थी? एक ही बनवाना तो काफी था लोगों के बैठने के लिए। मन ही मन ये सारी बातें सोचती सपना वापस आई तो उसे बरामदे में एक और दरवाजा दिखा। 5 फीट चौड़े बरामदे में दाहिने छोर पर रसोई घर का दरवाजा था, बिल्कुल बाएं छोर में आखिरी तरफ। ये कौन सा दरवाजा है? यहाँ तो वह कभी नहीं आई। हल्के से दरवाजे को धकेलते ही वह भारी भरकम दरवाजा खुल गया था। सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थी। यह क्या तहखाना है? मम्मी पापा ने तो कभी नहीं बताया कि यहाँ तहखाना भी है। सोचते सोचते वह धीरे धीरे सबसे आखिरी सीढ़ी पर जा पहुंची। सामने एक चौकोने जगह पर 2 दरवाजे थे, एक दाहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर। बहुत पुरानी लकड़ी के मजबूत बने दरवाजे में सिर्फ सांकल लगी थी। अजीब सी एक सीलन भरी हवा उसकी ओर आई। इन कमरों में क्या हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। धीरे से दाहिनी तरफ के दरवाजे का सांकल उसने जैसे ही खोला, दरवाजा खुल गया। सपना को थोड़ी घबराहट होने लगी। उसने तो कुल सांकल खोला था, धकेला नहीं था दरवाजे को। फिर ये खुला कैसे? उसने वहीं खड़े खड़े कमरे का जायजा लिया था। सारे कमरे में दीवार से लगी बड़ी बड़ी लकड़ी की पेटियां रखी थी। मजबूत लकड़ी की बनी और चमकते हैंडल लगे थे उसमें खोलने के लिए। क्या हो सकता है इनमें? सोचते सोचते उसने 2 कदम पीछे हटाए और दरवाजे की सांकल लगा दी। अजीब सी सीलन की गंध अभी भी आ रही थी वहां पर। दूसरे दरवाजे के पास जाकर समृद्धि थोड़ी सोचने लगी, इसे खोलूं क्या? उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर उस दरवाजे के सामने वह सोचती खड़ी रही। सीलन की गंध अभी भी आ रही थी। हिम्मत करके उसने धीरे से उस दरवाजे की भी सांकल खोली। चर चर की आवाज करते धीरे से वह दरवाजा खुला। सपना देखकर हैरान थी। दीवार से लगी लंबी लंबी अलमारियों में ढेरों किताबें और बस किताबें। कमरे की आखिरी छोर पर एक गोल छोटे से टेबल के ऊपर रखी एक छोटी सी किताब ने उसका ध्यान खींचा। वह किताब जैसे उसे अपने पास बुला रही थी, उसे सम्मोहित कर रही थी। वह दूर खड़ी खड़ी उस किताब को देखती रही, फिर उसके कदम अपने आप उस किताब की तरफ बढ़ चले। जैसे ही उसने उस किताब को अपने हाथों में लिया और जाने के लिए मुड़ी, कमरे का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। अब कमरे में था अंधेरा और सीलन की गंध। अकेली खड़ी सपना और हाथों में थी किताब। जतन महाराज, उसने रोते रोते जोर से पुकारा था। वह भागी थी दरवाजे की तरफ, बाएं हाथ में किताब को सीने से लगाए, दाहिने हाथ का मुक्का लगातार दरवाजे पर मार रही थी वह। खोलिए दरवाजा, खोलिए महाराज। वह बुरी तरह रो रही थी, आंसुओं से चेहरा भर गया था। एकाएक दरवाजा धीरे से खुला और सामने खड़े थे रतन महाराज।